नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर्स किंग। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। वहां हमारे देश के कई स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ाई करने गए थे फंस गए थे। ऑपरेशन गंगा के तहत वहां फंसे बच्चों को देश लाने की कवायद जारी है, लेकिन अब सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल युद्ध के हालात की वजह से इन बच्चों का वापस यूक्रेन जाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब इनके भविष्य का क्या होगा। अब इस मामले में भी ये बच्चे भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। क्या है आखिर पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों की देश वापसी जारी है, लेकिन यूक्रेन से वापस आए इन मेडिकल स्टूडेंट्स की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले वॉर जोन में फंसे होने के कारण जिंदगी बचाना बेहद मुश्किल था। अब जबकि घर वापसी हो चुकी है तो छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्र वापस यूक्रेन कब जा सकेंगे, युद्ध कब तक चलेगा, क्या फिर से यूक्रेन के हालात नॉर्मल होंगे, इन सभी कयासों और आशंकाओं के बीच यूक्रेन से लौटे छात्रों ने भारत सरकार से देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने की गुहार लगाई है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। छात्रों ने अपील की है कि अगर उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है तो उनकी फीस में भी रियायत दी जाए। खबर है कि सरकार इन बच्चों की इस मांग पर गौर कर रही है और यूक्रेन से लौटे इन छात्रों को भारत में ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की तैयारी की जा रही है। इन छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन, नीति आयोग और केंद्र सरकार के बीच मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। इन बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए फिलहाल सरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन यानी FMGL एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। दरअसल इस एक्ट के तहत विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाई, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप विदेशों से ही करनी होती है और स्क्रीनिंग के बाद वो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन पढ़ाई पूरी ना होने की सूरत में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन यूक्रेन संकट के बाद सरकार इस प्रावधान में बदलाव कर सकती है जिससे यूक्रेन से लौटे छात्रों को भारत के कॉलेजेस में दाखिला मिल सके। सरकार ने इन छात्रों को भरोसा तो दे दिया है और इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है, लेकिन नियमों में बदलाव इतना आसान और जल्दी नहीं होने वाला। सभी छात्रों के हालात एक से नहीं होंगे। इसमें कुछ छात्र फर्स्ट ईयर में हैं तो कुछ फाइनल ईयर में। इसके अलावा विदेशों से पढ़कर आए छात्रों की योग्यता भी सवालों के घेरे में है। दरअसल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए टेस्ट नहीं देना होता। अतीत में देखा गया है कि इन देशों से आने वाले छात्र पढ़ाई पूरी करने के बावजूद यहाँ स्क्रीनिंग में पहली बार में बेहद कम सफल हो पाते हैं और उन्हें कई बार टेस्ट देना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन देशों में अंग्रेजी में पढ़ाई बेहद कम कॉलेजेस में होती है और अब NMC के सिर्फ अंग्रेजी मीडियम से हासिल डिग्री को ही भारत में मान्यता देने का निर्णय लिया है। ऐसे में इन छात्रों के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ये भविष्य में ही पता चलेगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो पूरा मामला हमने आपको समझा दिया है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों की कैसे मदद करेगी सरकार। क्या FMGL एक्ट में बदलाव करना सही फैसला होगा? उन छात्रों का क्या होगा जो चंद नंबरों से एडमिशन लेने से चूक जाते हैं? मेडिकल एजुकेशन पर सरकार के फैसले का कैसा असर होगा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट IMA डॉक्टर JA जयलाल हैं। हमारे साथ आकाश सैनी जो कि 5th ईयर स्टूडेंट उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं और साथ ही यूक्रेन में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट जो कि भारत लौट चुके हैं, जयंत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में डॉक्टर भाटिया मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के CEO डॉक्टर नचिकेत भाटिया, ये भी जुड़ ही चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। जयंत और आकाश, मैं आपके पास आऊंगी सबसे पहले। तो अच्छा लगा आप दोनों को देखते हुए और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है। वहाँ के माहौल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप लोग वहाँ से इवैक्यूएट होके आ रहे हैं। किस तरह का केओस है? मैम, केओस वहाँ पर तो काफी रश था और काफी खराब कंडीशन से हम वहाँ पर लौट के वापस आए हैं। आज ही मैं रिटर्न हुआ हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में 10 बजे पहुंचा हूँ। सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट से इंडिगो से आया हूँ मैं।
मैम एक्चुअली जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो वेस्टर्न साइड में है यूक्रेन के। एंड मेरा इवैक्यूएशन फर्स्ट फ्लाइट में आया हूँ मैं, इवैक्यूएशन फ्लाइट जो कि बॉम्बे आई थी। तो मैं 26 को मींस मेरी फ्लाइट थी। सो वहां पे कंडीशन ऐसी थी कि सब लोग रोमानिया बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे, कोई हंगरी बॉर्डर की तरफ आ रहा था, तो ऐसे काफी मतलब रश हो गया था। बट काफी मतलब हमें हेल्प की वहां पे ऑफिशियल्स ने, तो हमारा इवैक्यूएशन थोड़ा सा इजी हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। किस तरह की दिक्कतों का सामना बच्चे वहां पर कर रहे हैं अभी भी? मैम राइट नाउ 3 रीजन है। खार्किव, आई थिंक सो, खार्किव, कीव एंड सुमी। उन वाले वहाँ स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि मैम वहाँ पर टैक्स काफी ज्यादा है और किसी तरीके से वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बाहर। तो उनके पास कोई वे नहीं है वहां से निकलने का, बंकर्स के अंदर फंसे हुए हैं मैम वो। तो मोस्टली ये 3 सिटी ज्यादा इफेक्टिव है इस समय। बाकी मोस्टली ओडेसा तो लगभग लगभग इवैक्यूएट हो चुका है ऑलरेडी। मैम अगर आप एक्चुअली जो जी जी मैम जो एक्चुअली ईस्ट साइड के लोग हैं मैम, उनके लिए बॉर्डर्स अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर दूर है। एंड मैम उनको ट्रैवल करने में उधर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड जो कि खारकिव में पढ़ती थी मेरे स्कूल की, दे जस्ट रैन टुवर्ड्स अ टैक्सी ड्राइवर एंड they gave them $200 and they just I mean somehow managed to went to the railway station एंड वो ट्रेन भी नहीं चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। तो वहां Yes. पर सब जगह फायरिंग चल रही है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंचना बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की पुरजोर कोशिश है कि सभी बच्चों को सही सलामत यहाँ पर लाया जाए। अब मुझे आप दोनों से ये जानना है कि अब आपके भविष्य का क्या होगा। आप दोनों एक एक करके मुझे बताएं कि आप दोनों की मेडिकल की पढ़ाई अब तक वहाँ पर आप कितनी पूरी कर चुके हैं? इवन 5th ईयर एंड हाफ हो चुका मेरा, क्योंकि 5th ईयर सेकंड सेम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और विद इन 2 मंथ्स आई विल बी इन 6th ईयर फाइनल। सो मुझे सिर्फ 1 साल और लगेगा अपना डिग्री क्लियर करने में। तो एज ए डॉक्टर सो दैट मैं अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर पाऊंगा। मैम मैं थर्ड ईयर में हूँ और अभी थर्ड ईयर का एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था कि ये सब कुछ हो गया। सो यस। नहीं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अब आप दोनों की क्या मांग है? किस तरह से आप सहायता चाहते हैं? किस तरह की बातें आप सामने रखना चाहते हैं? फॉर द 6th ईयर आई थिंक सो, जो अब हमारे पास 1 ही साल बचा है। सो अगर चीजें वहां सुधरती हैं या फिर ठीक हो जाती हैं, हम गॉड से कि जल्दी सब कुछ सही हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो वी विल ट्राई टू परस्यू देयर ओनली। अदर नहीं, अदरवाइज नहीं होती है तो हमारी रिक्वेस्ट है मैम अपनी गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पर इंडिया में ही 1 साल के लिए अलाउड किया जाए। क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हमारी स्टडी पूरी हो चुकी है। 5 ईयर ऑलरेडी हम परस्यू कर चुके हैं। 1 साल के लिए हमें इंडिया में किसी तरीके का भी कोई नॉर्म निकाला जाए ताकि हम यहाँ पर अपनी फर्दर स्टडी 1 साल की कर सकें और उसके बाद अपना एग्जिट एग्जाम दे सकें। मैम हमारी यही मांग है मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं जो कि उधर हैं, तो सबसे पहले तो उनको इवैक्यूएट किया जाए एंड देन हम ये डिस्कस कर सकते हैं। एंड मैम इंडिया में अगर हमें सीट मिल जाए तो मैम उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट मैम हम अगर यूक्रेन में सब कुछ ठीक हो जाए एंड वहां पे सिचुएशन सही हो जाए तो हम उधर जाकर भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, या फिर जो और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन के, जैसे कि अभी हमने देखा था कि पोलैंड के लिए डाला था हमारे जनरल वीके सिंह ने कि वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं पॉलिश यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो ऐसे ही कुछ कुछ रास्ते खुले हैं हमारे लिए, क्योंकि सब लोग बहुत टेंस्ड हैं। बिल्कुल सही कहा। आप दोनों का तकरीबन खर्चा कितना हुआ होगा अब तक इस पढ़ाई में? बताएं एक एक करके। मैम ऑन एन एवरेज मेरी 5 to 6 lakhs पर ईयर लग जाता है, जिसमें कि अराउंड 3 lakhs तो हमारा हॉस्टल फी स्ट्रक्चर ही होता है। बाकी अपना एक्सपेंस होता है हॉस्टल एंड पर्सनल एक्सपेंस। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 6 लाख तो लगता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह एक्सक्लूडिंग हो सकता है। मैम अप्रोक्स 10 लाख पर ईयर मैम, अप्रोक्स 10 लाख पर ईयर। चलिए,
आकाश और जयंत की कहानी तो हमने सुन ली है, इनकी परेशानियां भी हमने सुन ली है और इनकी तरह वो तमाम बच्चे जो कि वापस आ चुके हैं और जो अभी भी वहां से आ ही रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि सब सही सलामत लौट जाए। भारत सरकार कोशिश पूरी तरह से कर रही है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनके भविष्य का क्या होगा। ये भारत लौट आते हैं, लेकिन इनकी मेडिकल की जो पढ़ाई है जिसके लिए ये गए थे, अब उसका भविष्य क्या वाकई अधर में लटका हुआ है। सरकार लगातार मीटिंग कर रही है जहां पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। डॉक्टर जे.ए. जयलाल जी, मुझे बताएं अब इन बच्चों के पास क्या विकल्प रहता है। First of all, we want every students to be evacuated. That we wish the safety of our student. The second, that definitely we need to think of their continuing the education. If there is an opportunity here in our own country, definitely it is good. It is a disaster. It's a one-time measure. We may not be able to take a long-term for all the batches, but taking into consideration of the very difficult situation in which our own students are there, we will definitely recommend the government to consider the possibility of making them to study in India. There may be certain regulations will be there. Before foreign country में पढ़ने के जाने के पहले they have to get the NMC permission in आवश्यक है. So those who are got an NMC permission or officially they have gone to the other countries to study. Probably we will request the government to consider them gracefully and give them an opportunity to study, continue their studies here. There is a lot of difficulties, lot of because the year-wise changes will be there, but this is a one-time measure. Some effort should be taken by the government to accommodate the students in the existing medical colleges in India, because we have now facility for almost 90 students, 90,000 students के पढ़ने के हमारे पास और medical college है, nearly 600 medical college है. So these students को university depending upon their local place, उनका state का district से size medical college में admission. This is our request to the government now. We have made to the government to consider them with kindness and help them to study. But we want to insist first our efforts bring them back. Those students who are there, all of them should be bring them back to India safely. बिल्कुल, पूरा भारत यही चाहता है। नचिकेत, अब अगर हम इस विकल्प को, क्योंकि डॉक्टर जयलाल ने कहा है कि सरकार को ये सिफारिश दी गई है कि बच्चों को यहीं भारत में पढ़ाया जाए, उनकी पढ़ाई को यहीं पर आगे जारी किया जाए। अब मुझे समझाएं आप, किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, किस तरह के नियम अभी हैं और किस तरह के नियमों को बदलना पड़ेगा ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई यहाँ पर पूरी कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथ में दो डॉक्टर कोलीग हैं, इनको मैं दोनों जो छात्र हैं उनको कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सेफली इंडिया में आ गए, और मैं चाहता हूं कि जो बाकी हमारे फंसे हुए बच्चे हैं वो भी एसएप हमारे देश वापस आ सके बहुत सेफली। जहां तक बात रही कि आपके हिंदुस्तान में आगे कंप्लीट करने का, बिल्कुल होना चाहिए। मैं खुद सरकार को ये वो कहूंगा कि मैं कहना चाहूंगा कि इन सब जो भारतीय छात्र हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर तो बाद में, आज वो छात्र हैं, उनको आगे पढ़ के वो डॉक्टर की डिग्री पाने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। सो इसके लिए सबसे पहले जो इनको दिक्कत आएगी, जो हमारी सरकार को भी आएगी, कि आज के दिन पे IMGs, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस में है। कॉलेजेस 15 लाख बच्चे का पेपर देते तो मात्र 90,000 को सीट मिलती है। सो वो 90,000 बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर बटे हुए हैं। सो आज सरकार को वो सबसे पहले वो जो लिमिट है वो हर कॉलेज के अंदर वो थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, ताकि जितने बच्चे इस वक्त यूक्रेन से जैसे देश से वापस आ रहे हैं, उनको 1 या 1.5 साल की जितनी भी प्रतिक्रिया है उनकी यहाँ वापस रहने की, वहां पे सीखने का, क्लिनिकल सीखने का, थ्योरी सीखने का मौका मिले। एंड if they complete their course, then they should get their degree as per, I don't know how they can have a collaboration with the Ukrainian universities, मगर जिस तरह उनको वहां पे डिग्री मिलनी थी, उस कुछ तरीके से आप यार हाथ मिलाकर हम यूक्रेन कॉलेज के साथ इनको डिग्री दें, ताकि जो इस दौर के अंदर इनका टाइम व्यर्थ ना हो और वो प्रॉपर तरीके से सीख पाए। इसके अंदर सरकार को कोई ना कोई नियम नया निकालना पड़ेगा, मगर अगर वो थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर जाते हैं तो हमारे ये यूक्रेन के जो छात्र हैं, इन सबको बहुत बढ़िया तरीके से हम हिंदुस्तान में सेट कर सकते हैं।
बिल्कुल। जो आपने सुझाव दिए वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बात आके फंस रही है कि किस तरह से इसको अमल में लाया जाए। डॉक्टर जयलाल, मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशन एक्ट, इसमें किस तरह के बदलाव करने होंगे? Yeah, this is a very exemption situation. We will not be going by the FMG draft. I mean, the draft may they have to come here. They need to write the test, and they have to pass the test. Then only they will be considered here. But now this is a situation where they will be admitted. If it is government is willing, they can be admitted into the medical college. If they are admitted into the medical colleges in हमारे देश के medical college में admit करने के बाद they will be considered only as a Indian medical graduate. They will not be considered as a foreign medical graduate. It's a one-time ratification of the studies. The period they have spent in Ukraine will be considered as the equivalent to Indian studies, and they will be absorbed or adopted as a Indian students and admitted into. That is how. If you are still sticking onto the FMG graduate, it will not be possible. So ये सही होगा, गवर्नमेंट ने इसका पाथ दे आर ऑन द डिस्कशन ऑन दैट. So one time measure will be given for these students to get exempt from this FMG regulation. They will be taken back as an Indian medical graduate and registered into the respective university, and they will be able to given as all the facilities and privileges of an Indian medical graduates here. नचिकेत, यहाँ पर इसी दायरे में ना बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा पाया जाता है कि जो बच्चे विदेश से पढ़कर आते हैं उनकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो अब अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग के इस पूरे प्रोसीजर में कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पढ़ाई का स्तर जो यहाँ और यूक्रेन में मिला, दूसरा एडमिशन अगर होगा तो किस तरह से फ्री स्ट्रक्चर इन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में पढ़ाई महंगी है ना, और हम देख रहे हैं खर्च लगभग दोगुना से भी कम हो जाता है अगर आप बाहर जाते हैं, चुनिंदा जगहों पर पढ़ाई करने जाते हैं मेडिकल की। तो अब इन बातों को हम कैसे समझें, इनका समाधान कैसे निकले? मैं तो इस बात पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देयर आर नो रूल्स इन लव एंड वॉर, एंड आज के दिन पे ये छात्र हमारे एक वॉर में फंसे हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पे सारे रूल्स को रद्द करना पड़ेगा, बिकॉज आज ये घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। और अगर आज हम इनके देशवासी इनके लिए ही अगर कुछ जगह नहीं बना पाए तो हम क्या करेंगे इनके लिए। सो आज हमारे जो आज एक एनएमसी ने कुछ दिन पहले ही एक लॉ कंसिडरेशन पे लेकर आए थे, जिसके अंदर वो प्राइवेट की 50% सीटों को गवर्नमेंट रेट पे लेकर आने वाले थे। नाउ दे हैव पुट दैट एज अ बैक बर्नर, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बीटा फेजिंग फॉर देम, जहां पे वो इन बच्चों के लिए प्राइवेट की फीस को थोड़ा कम करके इनको वहां पे पढ़ने का मौका दे सकती है। और साथ ही साथ बात रही कि जो एफएमजी का एमसीए स्क्रीनिंग टेस्ट होता था जो इनको अंदर आने के लिए वापस चाहिए, सो आज उस टेस्ट को हम कहीं ना कहीं पे आगे जाके जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है उसके अंदर वैसे ही मर्ज कर रहे हैं। तो अगर सरकार नेक्स्ट को ही थोड़ा सा जल्दी ले आए, उसके अंदर थोड़ा सा कंसिडरेशन दिखाए, तो हम इस प्रॉब्लम को भी 1 साल के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास तरीके बहुत है, बट एफएमजी स्क्रीनिंग एग्जाम को कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखना पड़ेगा, बिकॉज आज सिर्फ इनके फ्यूचर की एक बहुत बड़ी तलवार इनके सर पे खड़ी है कि क्या ये डॉक्टर भी बन पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको डॉक्टर बनाना है, चाहे यूक्रेनियन एफिलिएशन के साथ आए, फिर देखना है कि ये हिंदुस्तान में कैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो सरकार को इनको एक इंडियन अस्पताल या इंडियन कॉलेज के अंदर दाखिला दिलवाना चाहिए, फीस थोड़ी कम करवानी ही चाहिए, और इनको इंडियन ग्रेजुएट की तरह रखना चाहिए आने वाले 1 साल के लिए। एंड इट शुड बी अ वन टाइम थिंग, नॉट फॉर अपकमिंग टाइम, बट आज ड्यू टू द वॉर थिंग दे शुड बी कंसिडर्ड एन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। आप देखिए ना, यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि अब जैसे कि आकाश ही ले लीजिए, ये तो 5th ईयर स्टूडेंट हैं, जयंत ने यहाँ पर 3 साल पूरे किए हैं, कुछ देशों में 5 साल के कोर्सेज होते हैं, कुछ देशों में 6 साल के कोर्सेज होते हैं, तो पढ़ाई में भी कहीं कोर्स में भी आप आगे पीछे होते होंगे। अब अगर हम इतने बदलावों की बात कर रहे हैं तो कोर्स करेक्शन भी क्या करना होगा, क्या ओवरऑल हमें इस खाके पर वर्क करना होगा? आई थिंक हम इन सबको, जैसे कि आप देखेंगे मेडिकल के अंदर जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स है वो हम सबके सेम है। इनके 6 साल में होते हैं, हमारे यहाँ पे 4 साल के अंदर होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर बेसिक सब्जेक्ट्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो दोनों जगह सेम है। हड्डी में कोई बदलाव नहीं आता, चाहे आप यूक्रेन में हो चाहे आप हिंदुस्तान में हो, एनाटमी रहती है। थोड़ा सा डेप्थ का, थोड़ा सा हार्डकोर आप कह सकते हैं, यूक्रेन में थोड़ा कम हो सकता है, इंडिया में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मगर जब हम आज उनको एक पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है।
सो इनको अकेडमिकली तो इंडिया में हम मैनेज कर सकते हैं, मगर जो आपने बात कही जाके कोर्स अलाइनमेंट की, यस, उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इनके लिए एक अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा. I mean, it won't be a very big change, but yes, a little bit change would be required, and they can be adjusted in Indian medical colleges. And हम अगर करना चाहें तो 5th तो 6th ईयर को we can get it to a कि जो इनके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स चल रहे हो वो हम इनके 1 साल में पूरे करवाते हैं. क्योंकि अगेन अभी ये जो जैसे कि हम पहली बार कोविड में बैठे थे कि पूरे दुनिया को नहीं पता था कि इसको झेलना कैसे है, तो आज हम उसी एक लगभग समस्या में बैठे हैं कि आज हमें समझ में नहीं आएगा. सो हमें कोई ना कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे ताकि इन बच्चों का, एंड दैट शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ आस, कि इन बच्चों का टाइम खराब ना हो. दैट इज माय बिगेस्ट प्ली नहीं, टू द सही इंडियन बात है, सभी गवर्नमेंट. का कंसर्न यही है. लेकिन दूसरा एक और सवाल नचिकेत, अब देखिए मेरिट भी तो कोई चीज़ होती है ना, इसका भी तो हमें ख्याल रखना होगा. सभी बच्चों को, सभी बच्चों में काबिलियत है, देखिए उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरिट को ख्याल में रखते हुए हमें कैसे अब इनकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए? आप बताइए कि आज मेरिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. तो आज अगर हम इनसे 1 या 2 साल की पढ़ाई छीन ले तो इनका भविष्य क्या रहेगा? कि ये यहाँ के नहीं रहेंगे और यूक्रेन, मुझे नहीं पता कि कितने साल बाद यूक्रेन नॉर्मल होता है, तो हम इनको कहीं का भी नहीं छोड़ पा रहे. अगर आज हम लोग एक बार के लिए एमसीए स्क्रीनिंग टेस्ट को साइड रख दें और इनको कहें कि ठीक है, अगर तुम इंडिया में आज आ ही रहे हो तो तुम आगे जाके इंडिया का एग्जाम दो पास करने के लिए. मैं ये नहीं कह रहा आप इनके आगे प्रोफेशनल, जो जैसे कि एक इंडियन कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, दैट दोस आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. सो आप फाइनल प्रॉफ का प्रॉपर एग्जाम दीजिए. आप डिग्री फ्री में मत दीजिए, बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा. आप इनसे प्रॉपर एग्जाम लीजिए, लेकिन इनको पढ़ाई का मौका तो दीजिए. हम इन सबके एग्जाम लेंगे और अगर वो इस एग्जाम को पार कर पाते हैं तभी डिग्री दे. That is okay because that is merit. Everybody needs some kind of accreditation to actually get a proper degree, but they are not even getting a chance to study. That is my point. So the Indian government needs to find a solution for that. And yet, after the completion of their proper complete examination, complete syllabus, the government can very well take an examination for them to give them a proper degree. That would be simple. डॉक्टर जयलाल, ठीक है, आपने सिफारिश जो दी है सरकार को, उसमें आपने कहा है कि बच्चों को भारत लाया जाए और उनको भारत से जो है डिग्री दी जाए, लेकिन विदेश में दूसरी किसी जगह पर भी पढ़ाई कंटिन्यू करने का एक विकल्प इनके पास है. इस विकल्प को आप कैसे देखते हैं? या ये ऑप्शन है. आई मीन हमारे देश में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी विल गिव इफ द स्टूडेंट और द पेरेंट्स आर वांटिंग टू गो बैक टू यूक्रेन एंड दे वांट टू कंटिन्यू देयर स्टडीज, देयर इज नो हार्म इन दैट. If the situation is better and if they feel, and it has to be welcome. But lekin, if they are interested to study in India, there's must be opportunity must be created. You look into the medical curriculum, we have only 3 साल का problem है. एक है paraclinical, preclinical, paraclinical and clinical subject है. They was first year or 2 years. Here they are finishing their preclinical in 1 year. But lekin in Ukraine and other foreign countries, they are taking it as 2 years. So there will be some difference between the years. But depending upon whether they have completed the preclinical, whether they have completed the paraclinical or the clinical, then depending upon that, they will be adjusted into that. And even for going to foreign countries, they must be now get through the NEET examination. Only when they are passing the NEET, the NMC will give the authorization or no objection certificate for them to go and study. So these are not poor students. They are not academically very poor students. They are able to clear the NEET. So they have the skill and they have the basic knowledge to study medicine. Only thing we need some additional inputs and to give, because here the competition will be high. Because if you see the FMG examination, the pass rate is low. But same pattern, if you are applying to the Indian students, they have to compete with the Indian students in the regular course. It will be little difficult for them also. But they also should put some more efforts. Indian government will also put some more efforts. I think this is definitely we will be able to overcome that. But ultimately, what we want it is safety of our students, safety of our children, and at the same time, we will not compromise on the quality of the medical education. The quality of the medical education will be also ensured even if they are giving an opportunity to study in India.
बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरी मिनट रह गया है मेरे पास, लेकिन जाने से पहले आकाश और जयंत से पूछना चाहती हूँ कि भारत में पढ़ने का अगर विकल्प आप लोगों को दिया जाए तो देखिए तमाम पैमानों पर यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। सरकार तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर जलाल ने भी कहा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, हो सकता है कि आपको फीस भी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़े। फिर भी इन सब के बावजूद भारत में पढ़ना आप लोग ज़्यादा सही समझेंगे या जो विदेश के विकल्प अगर दिए जाते हैं उस पर आगे बढ़ना चाहेंगे? आकाश। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंट्री कौन छोड़ के जाना चाहेगा मैम, हम इंडिया में ही परस्यू करना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। हम ऑब्वियसली मैम वी विल प्रेफर इंडिया फर्स्टली, चाहे यहाँ पर हमें ज्यादा भी देना पड़े, लेकिन उतना भी नहीं जितना प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज करते हैं, बट उससे कम अगर देकर हमें यहाँ पर भी मिलेगा तो हम डेफिनेटली इंडिया चूज इंडिया करेंगे। परस्यू करेंगे। चलिए, तो आप लोगों की परेशानी से बिल्कुल वाकिफ़ है सरकार और तमाम स्टेक होल्डर्स, और इसी का हल निकालने के लिए लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई हल निकले, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम सब यही चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे घर वापस लौट आएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।